आफाक फारूक के नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद तो आपको मालूम है कि दोनों बड़ी पार्टियों की जो लड़ाई है जिसमें पीपल्स पार्टी मजे ले रही है और उसके बीच में मौलाना जो हैं वो अपना बिल लेकर मदारिस बिल लेके घुस गए हैं। तो एक दिलचस्प सूरत हाल है, मगर मैं इससे हट के चीज़ों को देख रहा हूँ कि ये तो वो है जो आपको नज़र आ रहा है, इसके बिहाइंड क्या है। लेकिन जो हमने पढ़ा है, हम देखा तो नहीं है कि लीबिया, शाम, इराक और अफगानिस्तान, इन सारे मुल्कों में जहाँ जहाँ फौजें उतरी और जहाँ जहाँ मार कुटाइयाँ हुई और शाम आपके सामने है, वहाँ जो जाबिर हुक्मरानी थी ना, जो सफोकेशन के जोर पे ही आती है कि घोल के रखो, मारो, पीटो, अंदर कर दो, फांसी चढ़ा दो, गायब कर दो, तो उसके नतीजे में सोसाइटी तकसीम होती है और छोटे छोटे ग्रोहों में, जुट्ठों में और फ़िरक़ों में और मुख्तलिफ उसके सेगमेंट बनते चले जाते हैं। और जो इस वक्त पाकिस्तान है ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो एक दिन में तो नहीं होता ना कि वो काबिल अजमेरी का मशहूर शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। वो घर में किसी का घर टूटे या रियासत में माशरा टूटे, पहले से उसके आसार मौजूद होते हैं, उस पर वर्कआउट हो रहा होता है, सब अपना अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं और फिर नताइज यहाँ तक आते हैं। अब मुसलमान रो रहे हैं शाम के ऊपर, खामनेई भी आज बोले हैं कि इसराइल ने, अमेरिका ने और एक पड़ोसी मुल्क ने, टर्की का नाम नहीं ले सकती क्योंकि बॉर्डर भी मिलता है और बराह रास्त ताल्लुकात ख़राब नहीं करने चाहिए। सबको पता है कि टर्की ने रोल किया है कि बहुत एक जो फ़िरका बंदी है जो इस इस्लाम में, मजहब में और लोगों में, मजहब में तो नहीं है, तो हमारी आपकी बनाई हुई है। तो वहाँ जो हो रहा था, वहाँ जो मजालिम है, वो एक अलग कहानी है कि हिज़्बुल्लाह के साथ मिल के खुद खामनेई ने अपने मुंह से माना है कि वो जनरल सलमानी जिसे डोनाल्ड ट्रंप के दौर में मारा गया इराक के अंदर, कि वो वहाँ लोगों को ट्रेन कर रहे थे। किसके लिए, किसके खिलाफ ट्रेन कर रहे थे? अमेरिका के खिलाफ ट्रेन कर रहे थे, वो इसराइल के खिलाफ ट्रेन कर रहे थे, किसके खिलाफ ट्रेन कर रहे थे? आपकी प्रॉक्सीज बन रही थी ना, फिरकाबंदी के लिए हो रहा था ना सारा कुछ। तो अब कहा जा रहा है कि एक हिस्से में तो अमेरिकन काबिल फौज बैठी हुई है, इसराइल जो है उसने पूरा घेर लिया है, मुहासरे में है, दिमश्क जो है, और कुछ हिस्सा कुर्दों को जो अमेरिका नवाज कुर्द है उनके पास चला जाएगा, कुछ टर्की को मिल जाएगा। और क्योंकि जो डिफेंस लाइन है वो तो सब मुकम्मल ख़त्म कर दी और पूरा मुल्क घेरे में है चारों तरफ, 500 से ज़्यादा हमले कर चुका है। तो और साथ में खबर आ रही है कि जनाब वो शहर खुल गए हैं, कारोबार ज़िंदगी बहाल हो गया है, मामूलात जो है वो बिल्कुल पहले जैसे हो गए हैं। इज़ इट पॉसिबल जहाँ 500 फ़िज़ाई हमले हुए हों वहाँ चीज़ें नॉर्मल दिखा रहे हैं। तो मुझे डर ये है कि कल बहुत खुशी हुई कि पीटीआई मुज़ाकरात में आमाद हुई। पहले तो ये नहीं कि हम तो बस उन्हीं से मुज़ाकरात करेंगे और हमें सबसे बड़ी जमहूरी हम है, हमारी हुकूमत इन्होंने गिराई और मुज़ाकरात भी उन्हीं से करेंगे क्योंकि लॉजिकल पॉइंट है कि जी इक़्तिदार तो वो देते हैं, तो ये पपेट से क्यों करें। मगर जब हर तरफ से कुट गए, बुरा हाल हो गया, एक एक बंदा अंदर हो गया जो आम आदमी था, और ख़ुद तो सेकंड लेयर तो सबको पता है वो क्या है, तो जी मुज़ाकरात करेंगे। अब वो दूसरी तरफ, दोनों तरफ से, पहले तो ये है कि जी कोई फॉर्मल मुज़ाकरात नहीं हो रहे अभी तक, बातें हैं, जब बनाएंगे तो फिर कमेटियाँ देखेंगे, फिर जब ऑफर आएगी बैठेंगे। और साथ में शराइत ये हैं कि इरफान सिद्दीकी फरमाते हैं कि आप चोर डाकुओं से अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो आइए, हम तैयार हैं। और मगर आपने 9 मई भी किया, आपने 6 दिसंबर भी किया, और आप तो उनसे मुज़ाकरात करना चाहते थे, हम भी क्यों करना चाहते हैं? वो भी कह रहे हैं कि जनाब पहले अगर हमारे मुज़ाकरात से पहले ना पर वो हमारी शराइत नहीं मानी गई, पहले तो खबर आई थी कि अपनी शराइत से बैक हो गए कि हमारा मैंडेट वापस करो, हमें मखसूस नशिस्तें दो, वो सारी चीज़ें। तो
اب وہ دوبارہ پھر کہ نافرمانی کی تحریک چلائیں گے اگر مذاکرات ناکام ہوئے، ہم یہ بھی کریں گے، ہم وہ بھی کریں گے۔ اب ان ماحول میں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ وفاقی وزیر اطلاعات وہ تارڑ کہتا ہے کہ ان سے مذاکرات کر بھی لو تو یہ مکر جائیں گے۔ وہ خواجہ آصف بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عطا تارڑ ہوتا کون ہے، اسے پتہ ہے کچھ، مطلب اس کی کوئی ٹکرے کی اوقات ہی نہیں ہے۔ مذاکرات تو بڑے ہائی لیول پر ہو گیا۔ ایک خبر تو یہ بھی آئی تھی نا کہ شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے قصد خیصر کی ایاز جو صادق ہے اسپیکر کے گھر، کہ وہاں ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا ہے، مگر وہ خبر غلط تھی۔ پی ٹی آئی کے حلقے تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ نہیں ملاقات ہوئی ہے، مگر اللہ ہم تو نہیں دیکھ رہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کو بھی، حکومت کو بھی اور ریاست کو بھی، اصل تو ریاست ہے نا، انہیں ایک بات انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی، دنیا سے سیکھنا ہوگا کہ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا نا کہ اگر آپ نے چیزوں کی کیئر نہیں کی، جو منظر ہے اسے سمجھنے کی کوشش کر کے اسے اپنے اندر سالو بھی کرنا ہے اور اس کی روشنی میں فیصلے بھی کرنے ہیں اور امپلیمنٹیشن بھی کرنا ہے، ورنہ معاملات بہت خراب ہو رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ نہیں ہیں یا لوگ جو ہے آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، جب پی ٹی آئی سے آپ کا جھگڑا ہوتا ہے تو وہ بھی اندر سے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے ہاتھوں پہلے پٹ چکے ہوتے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہو چکا ہوتا ہے، کسی کا کم ہوا ہے، کسی کا زیادہ ہوا ہے، کسی کے تو سینکڑوں بندے ہی مر گئے ہیں، تو اور کچھ آپ کے دباؤ میں حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے غلام کبھی خوش ہوتا ہے؟ آپ کتنی اچھی روٹی کھلاتے ہیں، آزادی کی سانس آزادی کی ہوتی ہے، تو غلاموں کو آپ اور دباؤ ڈال کے اور جھکا لیں گے، ایک دن ٹوٹ جائیں گے نا۔ تو ساری بات میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ اگر ان دونوں پارٹیوں نے اور سارے اسٹیک ہولڈر نے ساری سچویشن کو نہیں سمجھا تو حالات بگڑ جائیں گے۔ بہتر ہے بیٹھیے اور سلوشن نکالیے، اور سلوشن ایک ہی ہے، ریاست کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ آپ کتنے کنٹرول لے لیں اس کا انجام بہتر نہیں ہوگا۔ سلوشن ایک ہی ہے کہ ہونے دیں انتخابات، آنے دیں، عمران خان کو آنے دیں، جو جیت جائے اسے آنے دیں، 5 سال میں بدل جائے گا نا۔ لوگوں پہ اعتبار کرنا سیکھیں۔ اگر آپ ان پہ اعتبار نہیں کریں گے اور اپنی چلاتے رہیں گے تو جہاں ملک آپ نے پہنچا دیا ہے اس پر خود ہی بیٹھ کے اپنے آپ سے سوالات کرنے چھوڑ دیں، تنقید کاروں کو اور تجزیہ نگاروں کو اور فلانوں کو ڈھماکوں کو، خود بیٹھ کے جو پوری آپ بیٹھتے ہیں نا مہینے 2 مہینے میں، وہ سب بیٹھ جائیں مل کے اور پوچھیں کہ کیا گزرے کل سے آپ کا آج بہتر ہے یا آنے والے کل کی بہتری آپ کے پاس ہے؟ وہ خلیفہ جو ہے نا، شیخ خلیفہ دبئی کا ہے، کہاں کا مجھے نہیں پتا، وہ ابھی کسی جگہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے نا درست سننے جا رہا ہے اور بہت سے ملکوں کے لیے ماڈل ہے۔ آپ مائک آگے کر دیں، وہ تو یہ نہیں کہے گا آپ ڈوب رہے ہیں، ان سے کہنا آپ انڈیا میں جو خرچ کر رہے ہیں، جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں بغیر انڈیا کے جائے یہاں پہ بھی کر دیں۔ اگر اتنا ماڈل ملک ہے تو بڑے بڑے پروجیکٹ آپ وہاں لے کے جاتے ہیں، یہاں سے تو روز جہاز بھر کے جاتا ہے ترلوں کا، تو پھر آپ چپ ان کرتے ہو، اس کے بدلے جو مانگتے ہیں اس سے 4 گنا زیادہ مانگتے ہیں۔ تو ساری بات یہ ہے کہ سمجھداری کا ثبوت دیں، بیٹھ جائیں اور سنیں، فوری طور پہ ایک ایماندار آنیسٹ قومی حکومت بنا دیں، کامران ٹسوری جیسے لوگوں سے نہیں، یا جو آپ کے چیلے چماٹے ہیں ان جیسے نہیں، کچھ سینئر پڑھے لکھے لوگوں کی جو اپنا وقت گزار چکے ہوں، جن کا کوئی اسٹیک پہ نہ ہو، کیونکہ اس ملک میں تو اب ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ بحث ہو رہی تھی کچھ دوستوں کی، تو ان میں سے ایک دوست بولا دنیا میں کسی بھی سوسائٹی میں سب سے خطرناک بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ پوچھا گیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ مرد کے جب وہ یہ کہنے لگے کہ نتھنگ ٹو لوز، آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو لوز، کہ جب کوئی مرد لوز کرنے کے لیے ہی نہ ہو اس کے کچھ پاس، تو اس سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس پہ ایک دوست نے جو بہت بڑے صحافی اینکر ہیں، انہوں نے کہا کہ اور اس ملک میں المیہ یہ ہے کہ 98% لوگ اب ایسے ہیں جن کے پاس لوز کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس سچویشن کو سمجھیں کہ یہاں حالات کیا ہو چکے ہیں، سارے ادارے اسٹیل ہیں، سکرات کے عالم میں ہے، کرپشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہر طرف سیکورٹی فورسز نظر آتی ہیں، تشدد ہی تشدد ہے،
सैकड़ों लोग रोजाना मारे जाते हैं डकैतियों में। व्हाट्सएप पे जाइए, लोग बिठाइए, वो आपको वो खबरें पहले बताएं कि जो लूट मार हो रही है, जो तशद्दुद हो रहा है, जो रियासत कर रही है, जो क्रिमिनल कर रहे हैं, तो उससे पहले चीज़ें बेहतर नहीं होंगी अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। और फिर आर्मी एक्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिलचस्प डायलॉग हुआ है। उस केस को जो एड्रेस किया गया है उसके खिलाफ, तो जजों ने कहा है कि जो आदमी एक आम सिविलियन जब आर्म फोर्सेस के कवानीन के उसका हिस्सा ही नहीं है, तो उनके कवानीन का डिसिप्लिन कैसे उस पर लागू हो सकता है, उसको कैसे प्रोसिक्यूट आर्मी एक्ट के तहत किया जा सकता है। उसका कोई लेना देना नहीं है। जिस पर एक दूसरे जज कहते हैं कि इस मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा सदर का है, उससे बड़ा तो कोई नहीं है ना। अगर वहां पर भी हमला हो जाए तो आर्मी एक्ट नहीं लगेगा, वो इंसदाद एंटी टेररिस्ट कोर्ट में मुकदमा चलेगा। मतलब उनका कहना ये था कि आप तो एक महकमा है, आप महकमे पे हुआ है ना हमला। अगर इवन सदर के सदारती महल पर हमला हो जाए जो इस मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा है, तब भी आर्मी एक्ट नहीं लग सकता, क्योंकि सिविलियन ने हमला किया है। अगर किसी आपके डिसिप्लिन में काम करने वाले किसी वर्दी वाले ने हमला किया है तो आप उसे प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। तो ये जो इमरान खान के खिलाफ वो बातें हो रही हैं ना, और जो सुप्रीम कोर्ट का मूड लग रहा है, 26वीं तरमीम सब कुछ कर ली, मगर जो अंदर है जजों के उन्हें निकालने का, क्योंकि उनकी फील्ड है ना, आप कितना ही उनको बंद कर रहे हैं बोरी में, वो अपना रास्ता निकाल लेंगे। अगर वो आपके खिलाफ हो चुके हैं, इस निज़ाम के खिलाफ हो चुके हैं और उन्होंने तय कर दिया है कि इसे बदलना है, तो फिर रास्ते निकलते रहेंगे और दीवाने भी बाहर आते रहेंगे। मैं देखें कभी ये नहीं चाहूँगा कि गोली चले, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि फौज या पुलिस या रेंजर और अवाम दस्तों गिरेबां हों, मगर मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि मार पीट कर आवाज़ों को बंद कर दिया जाए। आप जितना बंद करेंगे लोग निकलेंगे, और जब तक निज़ाम नहीं बदलेगा लोग निकलते रहेंगे, मरते रहेंगे। आपका कंट्रोल मुमकिन है जारी है। 54 साल हाफिज अल असद से लेके बिशारुल असद तक 54 साल लगे ना, मगर अंजाम क्या हुआ? या रजा शाह पहलवी से लेकर दर्जनों सद्दाम से लेकर, ये कहना तो आसान है कि अमेरिका ने कर दिया, इसराइल ने कर दिया। अपने गिरबानों में भी झांकें, अपने करतूत भी देखें, कभी गौर करें, तब दूसरों को मौका मिलता है। लाख लगाए अमेरिका पर इल्जाम। सबके अपने अपने मफादात हैं, सबके अपने इंटरेस्ट हैं। एक घर में लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, तो ये तो रियासतों का मामला है ना। तो बात यह है कि खान साहब को फर्द जुम्दू लगा दिया तोशा खाना में भी, और उधर शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन मलिक, डॉक्टर यास्मीन राशिद पे भी लगा दी 9 मई के वाक़यात में। तो होना कुछ नहीं है, क्योंकि एक बात तो तय है कि राशिद, यास्मीन राशिद हो, शाह महमूद कुरैशी हो, खान हो, ये कोई आम आदमी थोड़ी है जिनका पता ही नहीं चलना, या उनके पास पैसे नहीं है। आप वो देखें सुप्रीम कोर्ट में आर्मी ट्रायल, आर्मी एक्ट के खिलाफ जो ट्रायल हो रहा है, उसमें हुकूमत का वकील कौन है? वो ख्वाजा हारिस जो कल तक सुपर सालार बना हुआ था इमरान खान का। याद है ना, जब खान साहब के मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में थे तो ऐसा लगता था कि लीड कर रहा है ये आदमी पीटीआई को पैसे की बुनियाद पर। आज वो कह रहा है कि जब कानून साजी हो गई है कि आर्मी एक्ट के तहत आम आदमी पर भी मुकदमा चल सकता है, अगर उसने इंस्टॉलेशन पर हमला किया है तो उस पर आर्मी एक्ट के तहत चल सकता है। अदालत कह रही कि नहीं चल सकता, मगर वो आज हुकूमत से पैसे ले रहा है तो हुकूमत के साथ खड़ा है। वो कभी नवाज शरीफ के साथ खड़ा होता था और सारी शोहरत ऐसे समेटता है जैसे उसूल की जंग लड़ रहा है। वो वकीलों का काम इस दुनिया में यही है कि जितना मिल सकता है, जहाँ से मिल सकता है घसीट ले। ये सलमान अकबर आ जाए ना, मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा, कि इंटेलेक्ट इसका बड़ा विजन नज़र आता था, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल एज ए एक्सपर्ट जो है और ह्यूमन राइट्स के हवाले से। मैं सोचता हूँ, उसको देखता हूँ कि यार तुम्हारी इज्जत थी, तुम हर जगह काबिल कबूल थे,
तुम दरमियान की बात कर सकते थे, न्यूट्रल वसूल की बात कर सकते थे। तुम जैसे लोग भी नमूद नुमाइश के लिए, एक सीट के लिए, वजीर के लिए, खान की मौजूदगी में तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। ज़्यादा वजीर ही बन जाओगे, तुम्हारी वजीरों से 10,000 गुना ज़्यादा इज्जत थी जो आपने खो दी। तो मैं तो सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि कितना भी तकसीम कर लें, किसी को भी हुकूमत मिल जाए, अगर निचली सतह पर हमांगी नहीं है और बाज़ार के रेट सबके लिए काबिल कबूल नहीं है, सबको नौकरी नहीं मिल रही है, तालीम नहीं मिल रही है, तो आप कितना भी उधम मचा लें, आप चाइना भेज के 8-8 दिन नहीं 100 दिन का विजिट करवा लें कि आज मरियम ने ये देखा और ये दिखाया और ये बताया, सबको पता है, कटोरा लेके फिरते हैं आप लोग। और जब आप खुद मांगने जाते हैं तो देने वाला अपनी शराइत पर देता है। और चाइना के लिए सारी दुनिया को पता है कि वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट में काम करता है। उसने श्रीलंका को बर्बाद कर दिया, जनूबी अफ्रीका को ख़त्म कर दिया, दर्जनों मुल्क ख़त्म कर दिया अपनी हेगमनी बनाने के लिए, और अपनी इकॉनमी को फ़ायदे पहुंचाता है उसका रास्ता। और फिर जो उसका निज़ाम है वो एक बड़ी आबादी को नाकाबिल कबूल है। तो इन सारी बातों की रोशनी में असल रोल आपका है कि इस वक्त सब जो तहरीक इंसाफ में है, नून में है, पीपल्स पार्टी में है, सबको चाहिए कि वो ये पुशिंग करें कि बैठे कोई सलूशन निकालें, कोई हल निकालें, कुछ स्वाप करें, कुछ लो और दो करें, और एक अमांगी का तासुर पैदा करें कि अगर इस मुल्क को वाकई चलाना है। और गाड़ी का इंजन ख़त्म हो गया है, टायर भी टूट गए हैं, स्टीयरिंग भी टूट चुका है, और सिर्फ ड्राइवर बैठा हुआ ये कह रहा है कि नहीं जनाब मैं तो गाड़ी चला के दिखाऊंगा, तो भाई चला लें, गाड़ी चलेगी नहीं। मौलाना फजल रहमान आज नया शीशा लेकर आ गए और सही लेकर आए कि जी 14 दिन तक अगर बिल पे सदर दस्तखत ना करे या उसके बाद पार्लियामेंट का इजलास होकर उसमें कोई तरमीम ना हो तो वो खुद ब खुद मंजूर हो जाता है, एक्ट बन जाता है। और ये आज एक्ट बन चुका है, अब नाफिज करो। तो दूसरी तरफ से रियासती मौलवी खड़े हो गए कि ना डाले शोर, ना करें, जिसको जैसे करना है कर ले। मतलब इस मुल्क को कानून वानून नहीं है, जिसका जो मर्जी आए वो करे। ऐसे मुल्क चलते हैं आपके ख्याल में? या किसी रियासत में रोज़ाना तमाशे इस तरह लगते हैं? गुफ्तगू होती है कि टैक्स कम होगा या नहीं होगा, बजट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, किस इदारे को कितना मिलेगा, ज़रूरत कितनी है, उस पर मुबाहिस होते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे गुफ्तगू होती है पार्लियामेंट्स में कि हमारा कहाँ रोल है, हम कहाँ पीछे हैं, कहाँ आगे हैं, हम महंगाई पे कितना कंट्रोल कर चुके हैं, कितना नहीं, या ये कर पाएंगे या ये नहीं कर पाएंगे। जो यहाँ हो रहा है वो दुनिया में वही हुआ है जो खत्म हो चुके हैं। आज के लिए जाना दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू। हो नहीं जाता करना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा, जीवन दे लई मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदस फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।